ध्यान से पढ़ेंगे अब, कोई नहीं, ये तो होता है, जानबूझ के भी करते हैं कि आप ताकि ज्यादा पढ़ो। अगर ज्यादा मार्क दे देंगे आप लोगों को तो आप छोड़ ही दोगे पढ़ना। नहीं, वो कितना भी कर लो अच्छा है, मार्क तो काटेंगे, वो जानबूझ के काटते हैं। फुल मार्क दे दिए तो फिर आप पढ़ना। चलो देखो क्या क्या कवर कर रहे हैं हम इसमें। ये एक चीज है जो आपको करनी है। दिस गिव्स यू बेटर आइडिया ऑफ दिस गाय, अनदर पर्सपेक्टिव। ये एक इम्पॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक कॉन्सेप्ट है इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर सवाल आते हैं, जेई में भी आते हैं, स्कूल में भी आएंगे। फिर ये सर्कल पे न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है क्या नहीं है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन थोड़ा सा है, कॉनिकल पेंडुलम भी थोड़ा सा पार्ट है। तो ये सारी चीजें हैं। और हमने क्या क्या देखा है, ओमेगा आर पता है, ये सारे इक्वेशन जो काइनेमेटिक्स में लगाए थे वो सर्कल में भी लगते हैं। क्लियर है ये? तो चलो इसको ही करते हैं पहले। इसको शुरू कैसे करेंगे? ये जो ए है, हम इसको ऐसे करते हैं, लेट अस से दिस इज नथिंग बट ए टी प्लस ए आर, करेक्ट? नाउ व्हाट इज ए? That is the definition of A. So now, what is V? So now if I say this d by dt is equal to, now you try and see whether you fall and get this or not. Just honest try. कहाँ पर बेटा? ये प्लस है, प्लस है वो, करेक्ट। क्योंकि यही तो रिजल्टेंट है, मतलब ए रिजल्टेंट है, उस इंस्टेंट पे इन दोनों का रिजल्टेंट है वो। अब मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद ही नहीं, मेरा ये नहीं आ रहा था, मैंने गड़बड़ की थी, तो इसलिए आप देखो आपका आता है कि नहीं। मैंने गड़बड़ ये की कि ऐसे करता हूं मैं। हाँ, प्रोडक्ट रूल तो हम जानते हैं, लेकिन जल्दबाजी में प्रोडक्ट रूल हम ऐसे लिख देते ना कि ऐसे लिख देते आदत से। ये प्रोडक्ट रूल ऐसे लगाओगे ना तो गलत हो जाता है। अच्छा चलो, इससे आपका क्या, ए क्या रखा आपने? ओमेगा रखा, तो ये ओमेगा था, ठीक है, और ये आर था, तो डी आर बाई डी टी वी, तो ये आपका ठीक है, तो ये आ गया ओमेगा क्रॉस बी। और ये आपका बी है, तो ये आर है ना, और ये अल्फा, तो आर क्रॉस अल्फा आ रहा है ना, तो लेकिन ये तो अल्फा क्रॉस आ रहा है बेटा, मैटर करता है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये ऐसे माइनस होता है, वो कम्यूट नहीं होता है, नेगेटिव होता है, तो ये तुम्हारा गलत आया है। अगर बी हमारा ओमेगा क्रॉस आर होता है, तो dv by dt मतलब v की जगह हम ओमेगा इनटू r लिखेंगे उसे, ओमेगा क्रॉस आर, अब उससे हम d ओमेगा by dt इनटू r, करेक्ट, dr by dt इनटू ओमेगा, d ओमेगा by dt हो जाएगा हमारा, यही है, दिस इज करेक्ट, दिस इज हाउ इट शुड बी। तो देखो अब इसीलिए ये रखा है, देखो स्लाइड पे रखा है इसको, आप देखो इसको कि जल्दबाजी में नहीं करना उसको। देखो ये ऐसे इसको
अरे बेटा लेकिन गलत आया ना मेरे को। देखो ये ए क्रॉस बी को कैसे करेंगे कि ए को ऐसे रखो, डी को अंदर ले जाओ, तो क्रॉस, फिर ए को वहां रखो, तो ये अल्फा क्रॉस आर आएगा तुम्हारा। ए क्रॉस बी क्रॉस है तभी होता है जब 90 हो। हाँ नहीं नहीं, वो 90 करो, कुछ भी करो, साइन 90 जी तुम कर रहे हो ए बी क्रॉस, लेकिन डायरेक्शन भी तो देखो, डायरेक्शन गलत। ठीक है ना, डायरेक्शन वो जो तुम बोल रहे हो वो अलग प्लेन में है, तब की बात है। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है सर, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन का। हाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट है ये, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसको ऐसे किया जाएगा बराबर। तो ये डी ए पहले रखो, क्रॉस बी, क्योंकि नॉर्मल क्रॉस में हम लोग पहले बी लेते dv by dt। हाँ तो वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है तो इसको ए बी sin थीटा लेके कर दी दो, तो ए बी sin थीटा मतलब a क्रॉस b थीटा भी चाहिए, फिर n कैप भी चाहिए होगा। हाँ थीटा को डिफरेंशिएट फॉर द सेक ऑफ, पर जो तीन टर्म आएगा फिर तेरे को d ab दो बार लगाना दो बार लगाना पड़ेगा, ab में भी तेरे को लगाना पड़ेगा और उससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, उससे हम दैट्स डूइंग फॉर द सेक ऑफ इट, व्हाट इज इट दैट वी आर गेटिंग। तो कहने का मतलब है ये आ गया, ठीक है, दो टर्म तो आ गए, लेकिन अब इसका फिजिक्स भी तो समझो। तो फिजिक्स को समझने के लिए क्या करो कि चलो एक मैं ऐसा सर्कल ड्रॉ करके देता हूं, ऐसे, और ये एक वेक्टर मतलब डायरेक्शन आर कैप, मतलब आर की डायरेक्शन है ना, और ये गोल गोल घूमता है तो इसको मैं टी कैप बोलूंगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि एटी जो है मेरा कहाँ गया, ये मेरा एटी है जो कि टेंजेंशियल रहता है, तो टी कैप डिफाइन कर दिया, मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है। और बताओ मुझे कि मेरा के कैप कहाँ होता है ना, ऐसे सिर्फ ऐसे करो, आउट ऑफ द पे। अब देखो कि ये जो टर्म है अल्फा क्रॉस आर, दो वेक्टर को मैं सीधा का सीधा ऐसा लिख दूं, अल्फा मेरा के कैप था और आर मेरा आर कैप था। अब के क्रॉस आर करो, के क्रॉस आर करो, के इधर था, आर किधर है मेरा, इधर है, टी कैप, तो दिस इज करेक्ट, दैट मीन्स दिस क्रॉस प्रोडक्ट naturally gives me 80 along with its direction, naturally this gives me the direct direction, है ना। अच्छा अब इसका देखो ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा किधर होता है, ओमेगा भी इधर ही होता है, और वी कहाँ है, इधर है मेरा, तो ओमेगा को लो, वी यहाँ पर है ना, वी तो यहाँ है, ओमेगा को लो और वी पे लगाओ, ओमेगा इधर से लिया, वी पे थोपा, इधर आ रहा है, मतलब ये माइनस, हाँ माइनस आर कैप की दिशा में, देखा ना, नेगेटिव डायरेक्शन अंदर की तरफ, रेडियस किसका मैग्नीट्यूड, मतलब जो भी हम क्रॉस करेंगे, ये मैग्नीट्यूड इसका अल्फा आर है, उसका ओमेगा वी है, और इसको लिखेंगे ओमेगा के कैप और वी इंटू टी कैप, मतलब ऐसे, तो ये मेरा निकल के आ रहा है माइनस आर कैप। टी क्रॉस टी जीरो हो जाएगा, अब वो अपने में क्रॉस कैसे होगा, वो टी क्रॉस टी जीरो हो जाएगा, तो पूरा टर्म ही जीरो। ये के क्रॉस है ना बेटा, के क्रॉस, ठीक, और आई डॉट जे जीरो होता है, यहाँ टी क्रॉस टी जीरो होगा, वहाँ आई डॉट आई ठीक 1 होता है। ओके क्लियर है, तो ये देखो वो चीज यहाँ पे हमने
ये फिजिक्स थोड़ा समझ लिया थोड़ा सा कि कौन सा वेक्टर कहाँ कैसे लेते हैं, है ना। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर and tangential is, now this tangential can make change to the velocity. Magnitude. हाँ Direction of velocity. हाँ टेंजेंशियल तो मैग्नीट्यूड सोचता वो उसके स्पीड को चेंज करेगा 80 है, रेडियल और डायरेक्शन को रेडियल को हमेशा। ओके अब इसको कैसे करेंगे हम, चलो एक सम है, आई वॉन्ट यू टू जस्ट रीड एंड नॉट लुक एट द सॉल्यूशन एंड सी हाउ मच, ये तो ठीक है, वापस एक बार है ना, ओमेगा वी लिखो या वी बाय आर लिखो, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सीधा, ये भी देख ये एक ही चीज है। तो वी आर ओके नाउ एंड दिस इज इफ योर 80 इज 0 ऑल इज लेफ्ट विथ क्योंकि स्पीड सेम है तो वी आर कंसिस्टेंट, इट्स फाइन। अब ये सब मैं चाहता हूं कि आप बिना देखे ऑनेस्टली अटेम्प्ट करो। ये इसीलिए है कि समझना होता है, ये चीजें भी समझनी है क्या लिखा है। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है तो हम लोग वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हाँ सारे कर सकते हो। ऐसे इक्वल टू पहले सोचो, पहले फिजिक्स को थोड़ा सोचो, फिर स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर सॉल्व करो। हाँ सर एज मतलब वो उसके पेरीमीटर पे पड़ा हुआ है वो। समझे उराव क्या बोल रहा है, सम बोल क्या रहा है वो बता, वो चलो मुझे। पार्टिकल एक सर डिस्क के पेरीमीटर में सर घूम रहा है, वेरी गुड, फिर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन हाँ और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, जब उसकी एक्सेलरेशन a होना है। वेरी गुड, रेस्ट से शुरू कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 जो एक्सेलरेशन है वो r अंडर रूट अल्फा स्क्वायर ओमेगा रेज़ टू 4 प्लस ओमेगा एक्सेलरेशन नहीं वैल्यू कर सकते हैं। हमें तो थीटा चाहिए ना बेटा, बट अगर एक्सेलरेशन ऐसे फॉर्म है थीटा में भी यही आएगा ना, तो टोटल तो ये ठीक है तो अजीब आ सकता है। अजीब तो आने दो, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। ओमेगा स्क्वायर बाय 2 अल्फा, कहने का मतलब है अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है मतलब 80 कांस्टेंट है। सर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 अल्फा नहीं है, वो तो ओमेगा आ रहा स्क्वायर बाय है 2 अल्फा क्या थीटा ना, जब ऊपर इंटरप्रेट करते हो तो ओमेगा निकाल दो उस इक्वेशन। ओमेगा तो अंडर रूट 2 अल्फा थीटा है। मुझे बताओ ए आर कांस्टेंट है, ए आर रेडियल एक्स कांस्टेंट है, ए आर कांस्टेंट है, टोटल एक्सेलरेशन ए नॉट बात कर रहे हैं, ए आर 80 कांस्टेंट है, अग्रीड। रेडियल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा, नहीं डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, हर एक पॉइंट पे क्या है, लिखो नोट में लिखो मैग्नीट्यूड क्या होता है ए आर का, v स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर। नाउ is omega constant, that means this a, ओमेगा तो कांस्टेंट कभी भी नहीं है, तो वेरिएबल तो ए आर का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, समझे कि नहीं बात को। तो टाइम के साथ साथ आपका ए आर बढ़ता जाएगा, 80 को ओवरटेक कर लेगा।
अगर एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ मतलब अंदर आ ज्यादा होगा। एनीवेज, तो बात यह है कि कुछ एक ए नॉट दिया है किसी एक इंस्टेंट पे, तो इस ए नॉट को मैं कैसे लिखूं बोलो? वो कर दीजिए ना अंडर रूट 80 स्क्वायर अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है अंडर रूट में? निकाल दिया? नहीं निकलेगा, निकाल दिया तो फिर उधर स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। टेंजेंशियली एक्सेलरेशन तो हमारा वो है, टेंजेंशियली एक्सेलरेशन क्या होगा? चलो सारे अब सॉल्यूशन देखो, सारे सॉल्यूशन देखो। सर एक बार आंसर चेक कर सकते अंडर रूट अल्फा नॉट स्क्वायर नहीं अंडर रूट a square by 2r alpha minus alpha by 2. करेक्ट है ये करेक्ट है। और इसको ना थोड़ा ऐसा रीअरेंज करो तुम्हारा। सर ये अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। हाँ, तो ओमेगा की पावर 4 है ना, अब इसको सॉल्व करो ओमेगा के लिए। ओमेगा के टर्म्स हाँ, थीटा वाले इक्वेशन में पुट और फिर थीटा में पुट कर दो। सर तो ऐसा कुछ आंसर आ रहा है अंडर रूट a नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर क्यूब की गलत, हाँ ठीक है, नीचे तुम्हारा गलत है, थोड़ा सा गलत है देखो। हाँ वो 2 के बदले 3 देखो इसलिए ये है ना, ये थोड़ा ऐसा आता रहेगा अभी बार बार। जिसे देखो ये ओमेगा 4 है, ओमेगा के लिए सॉल्व कर सकते हैं इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, और ओमेगा 4 था, इधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो ये तो आसान है भाई, ओमेगा तो आ गया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और ये कहां से आया बोले? ये तो इनिशियली 0 था, थीटा फाइंड करना था तो थीटा ओमेगा स्क्वायर में आ गया, लेकिन मुझे पता है कि मेरा ओमेगा ही बढ़ रहा है, तो इसलिए मैंने ओमेगा निकाल लिया। फिर ये ओमेगा को यहाँ प्लग इन कर देंगे, ये स्क्वायर है, ये 1/4 थे, तो अंडर रूट आ गया। सर एक क्वेश्चन, उधर भी अंडर रूट नहीं होना चाहिए? किधर? अंडर रूट होगा ना? नहीं, 2 अल्फा आर तो ये है बेटा, ये ओमेगा स्क्वायर के लिए सॉल्व करो 1/4 नहीं कर, सिर्फ एक बार अंडर रूट। हाँ ओमेगा स्क्वायर बचा मेरे पास। हाँ अब ओमेगा स्क्वायर को मैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं। हाँ, तो ये ओमेगा का स्क्वायर 1/4 थे, तो अंडर रूट बचा ना, नीचे 2 अल्फा तो वैसा का वैसा है। आर स्क्वायर नीचे आर तो कॉन्सेप्ट ये था कि आपको ये पता होना चाहिए था बस। तो आएगा सर अंडर रूट a नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 r। करेक्ट है। सर इसका फिजिक्स में नहीं समझ। हाँ बोलो, इसका ज्वलिन फिजिक्स बताओ इसका। मैथ्स से आंसर आ गया, पर फिजिक्स क्या होगा? देखो यहाँ पे फिजिक्स तो ये है कि ए आर बढ़ रहा है तो ओमेगा उस हिसाब से बढ़ रहा है, तो हमने निकाल लिया थीटा, ओमेगा निकाल के थीटा निकाल लिया। लेकिन एक बात है, थीटा तो रियल चीज है, इसका मतलब है कि ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो दैट मीन्स ए नॉट शुड बी ग्रेटर देन आर अल्फा, एंड विच इज physically also correct because a naught is defined like this guy, ये तो also वैसे भी कांस्टेंट था, ये तो वैसे भी बढ़ रहा है, तो a naught is always greater than r alpha. Just to check is everything okay or not. क्योंकि a नॉट हमारा नेट एक्सेलरेशन, a naught हमारा नेट एक्सेलरेशन है, वो बढ़ रहा है, टेंजेंशियली वो सिर्फ टेंजेंशियल है r alpha. अब ऐसे ऐसे आंसर दिखेंगे आपको तो थोड़ा थोड़ा चेक करो अपने आंसर को, थोड़ी आदत डालो ऐसे कि मतलब क्या है। वो ग्रेटर हो जाएगा तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा सारा। नेगेटिव आ जाएगा, वो नहीं हो सकता। ओके, एक बार अंडर रूट कर दे, ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली मिल जाएगा, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से मिल जाएगा स्क्वायर, आंसर फिर डायरेक्टली दिख जाएगा। चलेगा ठीक है, लेकिन अपना बेसिक से चले हम लोग, बेसिक से, क्योंकि ये बार बार रिपीटेटिव प्रोसीजर है। इसमें भी 19 प्रॉब्लम है, 19 वाला प्रॉब्लम भी ऐसा ही है, तो सेम थिंग।
एक्सप्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम ला रहा है। करो इसको, चलो। मतलब ये तो ये हमने किया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं किया हुआ है, काइनेमेटिक्स में ही कर लिया था ये। इरोडो ने सबसे पहली बार ये प्रॉब्लम को दिया था। हाँ, वी डीवी बाई डी एक्स से करते थे हम। हमने ये काइनेमेटिक्स में v इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स दिया था, तो हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डीवी बाई डी एक्स से सॉल्व किया था। एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट v dv by dx हां ds लिखते हैं ऐसा कुछ सेम क्वेश्चन था। ये सेम थिंग, यहाँ पे सिर्फ s है। सर मैं dx को ds को लिख सकता हूं। हाँ, मतलब dx ds के इक्वल होता है। चेन रूल लगाओ, ds के इक्वल होता है, चेन रूल लगाना है बेसिकली। अल्फा कांस्टेंट है, तो आपका ये जो टर्म है ये dv बाई ds है, और ये ds बाई dt मतलब v। करेक्ट है। वो तो बस कन्वेंशन होगा। ये ठीक है, क्योंकि हमने dv बाई dt निकाला। हाँ, तो v स्क्वायर बाय a a स्क्वायर तो v स्क्वायर बाय b स्क्वायर बाय r v स्क्वायर तो होगा और फिर दोनों को ऐड करके दोनों को ऐड करो सिंपली, और अंडर रूट ले लो। पाइथागोरस, यहाँ पे सीधा पाइथागोरस ही चलेगा, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। आ गया ना? हमने ये तो किया ही था, सिर्फ ये एक एडिशन है। वही तो वेलोसिटी है, ds बाई dt इज वेलोसिटी, और वही तो अल्फा एस दिया हुआ है। सर मैंने मतलब उधर तक सॉल्व मैंने इसमें छोड़ दिया। सर ठीक, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करो ऐसे। सर तो उसमें से वो एलसीएम लेके 4r पे नहीं, ये ठीक है, इतना ठीक है, इतना चल दो। नहीं, क्योंकि उसमें से 4r स्क्वायर भी नहीं, क्योंकि ये जो है इसका कुछ मतलब निकल सकता है, ये दो टर्म वैसे ही रहने दो। हां तो 4r स्क्वायर और 4s स्क्वायर प्लस r स्क्वायर सिंपली अल्फा स्क्वायर निकाल लो बाहर, वही तो निकलेगा, क्योंकि वो स्क्वायर में है ना। तो ऐसे छोड़ के नहीं चलेगा। अब अल्फा स्क्वायर निकाल लो ना बाहर, मतलब चलता है चलेगा, लेकिन दिख रहा है ना, ये अल्फा निकल रहा है बाहर से। MCQ में ऐसा ऑप्शन जैसा होगा हाँ, वैसे ऑप्शन दिया होगा, करेक्ट। बट देर आर समटाइम्स दिस इज ओके, दिस इज अ प्रॉपर फॉर्म कि डिस्टेंस और आर का रेशियो अगर दिया हो, डिस्टेंस बाय r का रेशियो मतलब इतना डिस्प्लेस कर रहा है कि 3 गुना आर के, 4 गुना आर के, 2 पाई गुना आर के, ऐसे। अगर ये दे दिया हो और पूछा हो कि अल्फा निकालो, तो बोले इतना डिस्टेंस जा रहा है कि 4 गुना रेडियस के डिस्टेंस जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन तब इतना है टोटल, बोले अल्फा निकालो, तो क्या करोगे? तो उस वक्त ये सीधा, समझ गए? तो एक ही सम में दो सम दिख रहे कि नहीं आप लोगों को? तो ये पूछेंगे कि अल्फा निकालो। अभी तो हमने क्या किया था, अभी वाला सम वैसा ही सम। अच्छा, ये ठीक है। अभी इसमें ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी फिगर ढंग से नहीं आई है, इट्स ओके। देखो, ऐसा एक कर्व है, ऐसा देखो, मैं दूसरा कर्व ड्रॉ करता हूं, एक ऐसे, चलो ये कर्व, कहने का मतलब ये कर्व को है ना, आप छोटे छोटे हिस्से करोगे तो ये एक सर्कल यहाँ पे आएगा, एक सर्कल यहाँ पे आएगा,
और एक सर्कल ऐसा आएगा यहाँ पे बड़ा सर्कल। अग्रीड। तो यही किया, यहाँ पे भी एक सर्कल ऐसा ढंग से नहीं ड्रॉ किया है। यहाँ ये यहाँ होना चाहिए, तो ये यहाँ होना चाहिए। ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप कर सकते हैं, बट हमें तो अगर मैं उधर एक सर्कल बना दूं तो बड़े वाले सर्कल देखो वो वैसे तो इन्फिनिट सर्कल जो है ना, तो इन्फिनिट ओवरलैप ही होगा। नहीं, वो इट डजंट मैटर। सो लेट अस से दिस सर्कल has a radius r here, this circle has a radius r here, this is a bigger arc, therefore bigger radius over here. If this is a flatter arc, what is the radius for this guy? Infinite. Flatter arc, straight line, flatter arc. ओके, अब यहाँ पे ये तो ठीक है, दो चीजें हैं, AT आपका ये है और AN क्या है, इसको AN बोला है। तो यहां से मैं R नहीं निकाल सकता यहाँ पे, नॉर्मल एक्सेलरेशन में सेंटर की तरफ है ना, ये सेंटर की तरफ होता है हमेशा। लेकिन क्या नोटिस किया आप लोगों ने, ये जो V है और ये जो AN है वो परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि सर्कल है, सर्कल है। ये कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है तो वो कंस्ट्रेंट है, वो तो टेंजेंट ही होगा। अग्रीड। वैसे भी एक्सेलरेशन और वो वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सर सर्कल उसी पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा जब उसका रेडियस और जहां पे वो जा रहा है वो टेंजेंट में है, टेंजेंट में है, ड्रॉ करेंगे। तो वही ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, ये एक बार वो सर्कल पे आ गया, मतलब सपोज करो कि ये मैंने अब ये सर्कल यहाँ से शुरू हो, लेटस से ये पार्टिकल यहाँ आ गया, तो इसकी रेडियस फिर r है और ये हमेशा ये r और ये वेलोसिटी इसकी एक दूसरे को टेंजेंट है। यहाँ पे एनर्जी भी एनर्जी कंजर्व कब हो सकती है, जब उसको एक छोटे मतलब वो हाइट से ड्रॉप कर रहा है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स हो बॉडी पे एनर्जी तो बढ़ सकती है, और if there is a friction then you have to be very careful, then you cannot simply conserve energy. Friction eats up the energy, right? वर्क डन कैलकुलेट करने का और फिर वो ऐड करेगा तब एनर्जी कंजर्व होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम से तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर फ्रिक्शन है तो हर इंस्टेंट पे आपकी एनर्जी कम होती है ना। फ्रिक्शन तो आसान चीज नहीं है भाई, वो ईट अप हो जाएगा, इट इंक्रीज द टेम्परेचर वॉट एवर, एनर्जी कम हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना अब आपका, ये कर्वेचर वगैरह, तो इसी पे प्रोजेक्टाइल के जो सम होते हैं वो आते हैं। देखो अच्छा, ये भी एक मस्त सम है, ग्राफ बेस्ड, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाती है। देखो चलो करो, डायग्राम देखो, कोई बात नहीं करो। ऐसे जा रहा है, ये कर्व दिया है, नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, नॉर्मल एक्सप्रेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब जितना स्टीपर कर्व होगा हाँ उतना उसका कम एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ पॉइंट उल्टा बोला है, ज्यादा जितना स्टीपर होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं, तो जिसका रेडियस कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। हाँ रेडियस कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। तो इस फ्लैट होगा उतना पॉइंट यहाँ पे अगर फ्लैट है तो आर क्या होगा, इन्फिनिटी, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। और ये भी तो कॉमन सेंस है कि आप अगर सीधा जा रहे हो तो आपको सेंटर तरफ कौन खींच रहा है, कोई खींच ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे ये तो लार्ज है, ये स्मॉल हो गया, तो मतलब आर अगर स्मॉल है तो ए लार्ज है, आर बड़ा है तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना उसको कर्वेचर पे जाना पड़ेगा उतना उसको बैंड होना पड़ेगा, तो उतना ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना पड़ेगा, है कि नहीं। उसका स्लोप भी तो देख सकते हैं सर, स्लोप के हिसाब तो से पहले कम था फिर ज्यादा हुआ। पहले कम था, बाद में कम हुआ। अब जीरो था, पहले जीरो था, हाँ जीरो से थोड़ा
देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये कर्व भी ऐसा उल्ट पटांग ड्रॉ करके रखा है, थोड़ा बहुत कर्व है, 0.1 मतलब पहले कम था फिर थोड़ा बड़ा मतलब अगर वो पता है सुनो सुनो, यहाँ पे रेडियस क्या है, स्मॉल है, यहाँ पे रेडियस वापस बढ़ रही है, तो बात खत्म। यहाँ पे पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, ठीक है। एक और भी लिया है, आजकल ट्रेंड है कि आपको फॉर्मूला से ज्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग पूछेंगे जेई में, कोई फॉर्मूला नहीं लगती है, कोई इक्वेशन नहीं, बट एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, अच्छा सवाल है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आपका प्रोजेक्टाइल वाला है, ये तो आपको स्कूल में भी पूछने वाला है। ये समझो, सोचो क्या क्या पूछा है, उस हिसाब से करो। हालांकि सब कुछ तो कर ही दिया इसी स्लाइड में आपको। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही बचा, हॉरिजॉन्टल है। और जी क्या होता है, कांस्टेंट, सीधा ही नीचे। फिर रेडियस को h max करना पड़ेगा मोस्ट पॉइंट, आपको निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे? h max का नहीं नहीं, व्हाट इज रेडियस? रेडियस क्या था आपका, ए क्या था, वी स्क्वायर बाय आर था, तो हाँ वी स्क्वायर बाय ए। नहीं तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे वी स्क्वायर क्या था मेरा, हाँ करेक्ट है। और ये तो पूरा परपेंडिकुलर है भाई साहब, टी इक्वल 0 पे, मतलब ओ पे, तो वहां टी थोड़ी 0 है। हाईएस्ट पॉइंट पे ये हो सकता है, देखो क्योंकि ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो मैंने कुछ करना नहीं पड़ा मुझे। उस पॉइंट पे तो एक cos भी है, एक sin भी है। हाँ, अब आपको क्या लेना है, जी तो कांस्टेंट है लेकिन उसका रिजोल्यूशन चेंज होता है, नहीं उसका रिजोल्यूशन, तो ये जो है वो देखो कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये यहां पर है, ये इसको परपेंडिकुलर है, तो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो ऐसा। u square by g cos theta। हेलो, 8:30 सर तो हम इसमें एक्सेलरेशन में क्यों कंपोनेंट दे रहे हैं, वेलोसिटी का क्यों नहीं दे रहे? फॉर्मूला क्या बोल रही है आपको, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और वेलोसिटी तो तुम्हें दी है एट अ गिवन पॉइंट, उसको नहीं तो परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे तुम? तो करो, उसको करो, देखो क्या आ रहा है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी ज्योमेट्रिकली सिंपल इनफ। हाँ, पर हमने उस पॉइंट पे u के वो सिंपल इनफ था क्योंकि यू तो हमें पता ही था, तो जो ज्यादा सिंपल है वो वाला हाँ कर सकते हो। अब इसको क्या ही कॉस, ये तो सीधा परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि ये तो हम टेंजेंट ले रहे हैं, this is already tangent, this is given as tangent at this point। बोलो और जी cos थीटा नीचे, सर वो तो आ गया, पर अगर हमें पूछा कि एक्सेलरेशन क्या है, मतलब तो एक्सेलरेशन क्या है, मतलब ये प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन क्या है? प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन तो जी होता है, प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन तो हमेशा जी है। पर सर अगर हम नहीं प्रोजेक्टाइल में कर्व मतलब हाईएस्ट पॉइंट है ना, उससे एक सर्कल बनाते हैं बीच में, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन क्या होगा? दोनों पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन समझा नहीं, यहाँ पे देखो एक ही एक्सेलरेशन है यहाँ पे, जी दैट्स इट, ऑल द टाइम एक्सेलरेशन इज जी।
but because of the tangency you just resolve your g here and g here and then you can say these are perpendicular और ये फॉर्मूला है आपकी Tangential acceleration at t is equals to 0 u g cos theta होगा u g cos theta होगा tangential acceleration u g cos theta वो दोनों perpendicular रहता है अरे u होता है और ये g उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है tangential acceleration t is equals to 0 पे u g cos theta होगा u g cos थीटा कैसे होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g cos थीटा है अरे परपेंडिकुलर और ये sin थीटा है g sin theta होगा So वो जो टॉप वाला पॉइंट है P वहाँ पे तो cos थीटा तो 1 हो जाएगा थीटा 0 है थीटा कहाँ जीरो है बेटा थीटा तो ये है थीटा यहाँ से प्रोजेक्ट किया है हमने दिस इज इनिशियल दिस इज फिक्स्ड सर पर This is fixed. पॉइंट पे तो कोई वर्टिकल वो होगा नहीं वर्टिकल कोई नहीं वेलोसिटी तो जो भी वेलोसिटी होगी वो से इक्वल होगी बोथ कंट्रोल कंपोनेंट से इक्वल हाँ वही है u इक्वल्स टू u cos थीटा r है थीटा तो 0 होना चाहिए थीटा क्या है बेटा थीटा यहाँ पे क्या है बताओ थीटा क्या है बताओ पहले मुझे जो एंगल पे दिया हुआ है कि मैंने यहाँ से इस थीटा पे फेंका है इस थीटा पे फेंका इसीलिए ये ट्रेजेक्टरी बनी अब ये थीटा कोई चेंज नहीं करने वाला है कांस्टेंट रहेगा ना पूरे पाथ ये थीटा तो इनिशियल कंडीशन थी ये थीटा थीटा था इसको कोई नहीं आप हाथ लगा सकता हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा 0 अरे थीटा तो ये है क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग प्रोजेक्टाइल ही भूल गए वो हमने बस u इक्वल टू u cos थीटा कर दिया अच्छा आप लोग बताता हूँ मैं ये ऐसा था ये u था अरे ये u था सॉरी ये v था ये थीटा था तो ये क्या हो जाएगा v cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ठीक है अब ये जो v है ऊपर जाते जाते ये कम होगा क्योंकि g लग रहा है उसके ऊपर because you see v equal to u plus at where you say u minus gt u sin theta minus और u तुम्हारा था इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा so therefore v decreases as with the time और डिक्रीज होते होते यहाँ पे ये जीरो हो जाती है ना लेकिन ये वेलोसिटी कंपोनेंट हर पॉइंट पे सेम रहेगा जबकि ये थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा और यहाँ पे जीरो हो अगर तो थीटा को तो कोई छू नहीं रहा है यहाँ पे थीटा तो गिवन कंडीशन थी बस यही है कि यहाँ पे आप लोगों को आर पूछ लेते हैं o पर u स्क्वायर पर g cos थीटा क्या क्या पूछा है वो देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं ढंग से कैलकुलेट किया है कि नहीं सब कुछ आर पी पर तो हो गया आर ओ पर आपने टी पर ओ पर क्या किया था हमने ए एन जी कॉस थीटा था माइनस g sin थीटा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में वो तो माइनस जी साइन थीटा है पूछा क्या था कर्वेचर o पे और एक p पे o पे u स्क्वायर और g cos थीटा अच्छा ओ पे ठीक है वी स्क्वायर तो यू था दिया तो ठीक तो है क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग आ गया अच्छा आप लोगों का थीटा में गड़बड़ हो रहा था नहीं वो हो गया बात में हो गया इसका और एक वर्जन है कर दे इसमें आपका चेक होगा अभी सारी चीजें लो देखो एक सेकंड और ये भी चेक करो कि आरपी इज लेस देन आर ओ क्योंकि वो पॉइंट पे तो स्लो वो पॉइंट पे पर जो डायरेक्ट एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेटर नहीं होगा नहीं पूरा का पूरा नहीं पूरा का पूरा जी तुम्हें लग रहा है वो तो तुम्हारा वही एक्सेलरेशन है पूरा वो ज्यादा है वहां पे g cos थीटा g से तो कम ही होगा हाँ समझ गए चलो अभी इसका एक वर्जन है जो आप लोगों को करना है ये यहाँ पे मत देखना ये वेलोसिटी थीटा बाय 2 है थीटा बाय 2 दिया हुआ है यहाँ ये थीटा था डायग्राम देखो कोई बात नहीं
मतलब देखो ये एंगल क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है कि नहीं, ज्यादा तो होगा नहीं कभी। प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल हमेशा कम होता है। और ये सम किया हुआ है, ऐसा नहीं नहीं किया हमने, काइनेमेटिक्स में ही कर लिया था। इसको क्रैक करने का तरीका क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है। सर v cos theta is equals to u cos theta 2। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कभी चेंज नहीं होता है। तो ये होगा ना u cos theta और u cos theta u square cos square theta and नहीं। g cos square v theta by 2। v का एंगल cos थीटा बाय 2 दिया है, तो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू u cos थीटा, क्योंकि इनिशियल अग्रीड, और ये यहां से v निकल आया था। बस तो v निकल आया, तो अब v स्क्वायर। पर यहाँ पे आप लोग गलती करते हो, यहाँ गलती ये करते हो कि क्यूब नहीं लिखते हो, ये स्क्वायर करके भाग जाते हो। ये क्यूब आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये छोटी छोटी अलजीब्रा है, लेकिन आप खुद करो इसलिए बोलता हूं मैं, है ना। मैंने भी ये गलती की हुई है, कॉस स्क्वायर लिख के छोड़ दिया, और फिर कॉस स्क्वायर cos square theta upon cos g cos cube theta। बस थीटा बाय 2 आ रहा है ना। नहीं नहीं तोड़ो मत। cos square theta by 2। अब मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स बताता हूँ, चलो। अगर थीटा बाय 2 जीरो होता, मतलब क्या समझे, theta by 2 सर theta 180 हाँ theta 180 थीटा theta by 2 0 है ना। हाँ, तो प्रोजेक्टाइल है कि हमने जमीन पे ऐसे straight मतलब क्या हुआ, रेडिएशन नहीं मतलब क्या, मतलब ये जो अगला रिजल्ट हमने देखा था, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, परपेंड जी तो नीचे है सीधा, और तुमने अभी भी बोला कि हमने सीधा जमीन पर फेंका है, जी सीधा नीचे पड़ता है, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। आ गया कि नहीं वो रिजल्ट, यू स्क्वायर बाई जी आ गया। ये सोचा आपने, मतलब थीटा बाई 2 जीरो, मतलब अभी थीटा बाई 2, ये थीटा जीरो नहीं बोले, थीटा बाई 2 जीरो मतलब सर थीटा भी जीरो, वो नहीं मतलब निकाल रहा हूं मैं। थीटा बाई 2 मतलब थीटा धीरे धीरे कम होता है प्रोजेक्टाइल में। थीटा बाई 2 जीरो का मतलब है कि मैं हॉरिजॉन्टल पे जा रहा हूं। थीटा बाई 2 मतलब जीरो क्या है, कि जो मेरा कॉस कंपोनेंट था वहीं से जा रहा हूं मैं, तो जी तो सीधा नीचे लग रहा है, तो आर क्या होगा, यू स्क्वायर बाई जी, सिंपल। तो जो पहला वाला रिजल्ट था वो आ रहा है ना, मतलब ये गलत नहीं है, ऐसा कुछ आए तो थोड़ा सा ऐसा सोचो, ये ठीक है। ये दो सवाल अगर आपने कर लिए, अब होता क्या, आप लोगों का स्ट्रेटेजी कहाँ फेल होता है ये मैं बताता हूँ। आप लोग घर जाके इसको 10-15 मिनट, मेरे हर एक लेक्चर को घर जाके 10-15 मिनट ही लेता है मेरा लेक्चर, अगर यहाँ, हाँ ये सब तो आपको दिमाग में रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे स्कूल वाले भगा रहे, बोले एनएलएम, वर्क पावर, ग्रेविटेशन, फलाना, यहाँ पे मैप, सब कुछ मिक्स, एंड यू सी रिजल्ट व्हाट हैज हैपेंड। So you have to give just 15-20 minutes every day. And 11th is the toughest part. 12th is okay in fact. है ना, क्योंकि यहीं पे 12th में हम चार्ज फेंकेंगे, यही प्रोजेक्टाइल के फंडे आएंगे वहां। नहीं फेंकते, अच्छे पे साइक्लोट्रॉन से फेंका जाता है, एक्सेलरेटर से फेंका जाता है, उसको वोल्टेज दोगे तो भागेगा एवरीडे लाइफ में। चलो अब ये डायनेमिक्स की बातें हैं, थोड़ा अलग तरीके से समझाया है। गोल गोल घूमता है तो न्यूटन, ये पूछा जाता है, बोले न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि सीधी पार्टिकल में जाएगा अगर कोई फोर्स नहीं है तो, और ये गोल गोल घूम रहा है
मतलब क्या हुआ? मतलब कोई फोर्स एक्ट कर रहा है ना? अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेबल पे गोल घुमा रहा है रस्सी को बांध के, रस्सी यहाँ पे पैक मतलब खीला ठोक दिया है, तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो बोले रस्सी प्रोवाइड कर रही है, टेंशन। तो ये आपका एफ आर हो गया, तो इसको हम एफ आर बोलेंगे, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ है। ठीक है, वही अपना जो ए आर था। अब हम डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? एफ, वहां पे ए बोलते थे, अब आपका फोर्स आ रहा है, तो फोर्स कौन लगा रहा है? तो बोले रस्सी लगा रहा है। ठीक, अगर रस्सी को काट दिया तो ऐसा नहीं कि यार सर ये ऐसे गोल घूम के, या नहीं, रस्सी को काटा तो वो सीधा जाएगा, टेंशन जीरो, कोई फोर्स नहीं, वो अपना टेंजेंट के डायरेक्शन पे। कोई फोर्स ही जीरो है वहां पे, सीधा सीधा चलता जाएगा। अगर ये रस्सी काट दी मैंने तो ये v वेलोसिटी से सीधा v वेलोसिटी से चलता जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, कोई एक्सेलरेशन नहीं, कुछ नहीं है, ये डायनेमिक्स है। अच्छा, अब ये बात थोड़ा थियरी है। ये जो, हाँ ये थोड़ा भाई साहब, ये तो आपको स्कूल में भी पूछेंगे, यहाँ पे आपका एनएलएम चेक हो जाएगा। चलो ये बिना बताए मैं आपको एनएलएम के एक तो सम कराता हूँ, चलो वो कर सकते हो कि नहीं, फिर इस पे आता हूँ। चलो ये यहाँ पे मत देखो, है ना, ये फेरीज व्हील मतलब पता है, मेले में झूला में गोल गोल घूमते हैं। तो एक बच्चा है, वो ऐसे कहीं पर बैठा है, रेडियस आर है इसका, और ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। आपको सीट पे बच्चा बैठा है, तो ये जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीट ऑन द चाइल्ड एट द बॉटम एंड एट द टॉप, यू हैव टू, ठीक। देखो दे, मैं ये बता रहा हूँ, पहले तो ये कई थोड़ा सा ये देख लेते हैं, एनएलएम को थोड़ा समझ लेते हैं। What does this mean? What does this mean? F equal to ma मतलब क्या? F equal to ma का मतलब force उस मास पे लग रहा है। इसका मतलब बताता हूँ। पहला तो ये है कि इसको फोर्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेट फोर्स। जो मास पे लग रहा है वो नेट फोर्स, मतलब मैं इसको लिखूंगा ऐसे, समेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, और मैं सिर्फ नेट फोर्स नहीं लिखूंगा, इसको बोलूंगा एक्सटर्नल नेट फोर्स हैज टू बी इक्वल टू, नाउ लेट अस से देयर इज अ ब्लॉक लाइक दिस, इसको ये 10 से जा रहा है, एक इसको 10 से खींच रहा है, एक इसको 1 से खींच रहा है, इसका मास m है। तो अब मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूं? Plus 10 minus 1, and you will not write 1 minus 10 equal to ma. You know, so where you are going, this is what, this is the whole logic, entire this. रेडियल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड भी करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी होगा। अच्छा, तो अब पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। बॉटम पे mg, नीचे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, बोले टॉप पर mg ऊपर, नीचे mg तो नीचे लगेगा mg स्क्वायर आरजी एक बार तो मुंडी घुमा दी। आधा हो गया। तो चाहे टॉप हो या बॉटम हो, mg तो नीचे ही लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये देखो कि इसका सेंटर कहाँ पर है, क्योंकि अपना जो मैंने जो ma लिखा था ना यहाँ पे, F इक्वल टू ma जो लिखा था, वो अब यहाँ पे ma का रोल कौन प्ले कर रहा है?
एम वी स्क्वायर बाय आर प्ले कर रहा है, तो एम वी स्क्वायर आर के लिए सेंटर ऊपर है या नीचे, वही सवाल पूछना रहा, एंड अकॉर्डिंगली 10-1 या 1-10, तो यू गॉट इट. सो देयरफॉर नाउ यू नो हाउ टू बैलेंस दिस. सर पर एक कंपोनेंट वेलोसिटी में भी डिपेंड करता है कि अगर फेरिस व्हील बहुत फास्ट घूम रहा है तो जब वो ऊपर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे तो हमारी बॉडी फ्री फॉल में आ जाएगी. वो तो वैसे भी फ्री फॉल में आने वाली है. तो बाद में वो v स्क्वायर बाय r चला जाएगा कंपोनेंट नीचे जो लग रहा है फिर कहाँ से चला जाएगा? पर ऊपर अब अगर हम हवा में मतलब एक कैबिन है उसमें हम हवा में हाँ फेरिस व्हील के साथ शुरू हो जाएगा तो सिर्फ mg लगेगा नीचे अगर हम हवा में. What he's saying is has a point, very valid point. All of you have realized what he's trying to say. इसमें ये प्रॉब्लम है मतलब ये जो फील है हम्म। फेरिस व्हील का है. हम्म। अभी वो बोल रहा है कि वो अगर कांटेक्ट लूज कर देता है तो उस पॉइंट पे उसका दूसरी बॉडी का कोई रिलेशन नहीं बचेगा. उस पॉइंट पे वो है वो ऊपर जाकर अपनी अलग वेलोसिटी दे लेगा. ये इक्वेशन उसके लिए वैलिड नहीं रहेगा बट फेरिस व्हील तो इसका कंडीशन निकालते हैं, चलो. तो इसका कंडीशन, नॉर्मल रिएक्शन तो that means what he is trying to say is there has to be certain limit beyond which you cannot let the Ferris wheel go, which is correct. Why? Because सीट जो है ना, सीट जहां पे आप बैठते हो वो आपको खींच नहीं सकती है, तो इसीलिए सेफ्टी बेल्ट लगाना रहता है. या तो हाँ, सीट नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है, आपको खींच सकता है. नॉर्मल रिएक्शन खींच नहीं सकता है. नॉर्मल रिएक्शन खींच, तो परपेंडिकुलर भी है तो व्हाट इज सेइंग इज हैज अ सर्टेन लिमिट. ये वी अपना है ना. चलो ठीक है, पहले कहने का मतलब है कि इसका क्या मतलब समझे हम लोग, ये निकाल लो अब तो बस. तो बॉटम में आपको थोड़ा सा अपरेंट वेट बोलते हैं जिसको, हैवी हो जाएंगे, है ना. फेरिस व्हील में कौन कौन बैठा है? हम तो बैठे थे बचपन में, आपके जमाने में है कि नहीं पता नहीं. मैं बैठी. तो है ना, पेट में गुड़गुड़ी होती है ऊपर जाते वक्त, क्योंकि वहां पे अपरेंट वेट हल्का फील होता है, फिर नीचे आते भारी फील होता है. तो ये सब चीजें इसकी वजह से होती है. यहाँ पे mg कम हो गया. नाउ व्हाट यू से इज दिस, अब ये जेई में पूछ सकते हैं, ये आगे आएगा. लेक्चर 3 का मटेरियल है ये सारा. वेयर अगर ये वी स्क्वायर जो है, सपोज करो, वेटलेस का मतलब यही है कि वी स्क्वायर अगर आरजी हो गया, वेटलेस का मतलब यह है कि तुम सीट पे बैठे हो, हैं. लेट अस से इफ यू फील समवेयर कि मैं सीट पे नहीं बैठा हूं, mg equals to 0 हो जाएगा. तुम ऐसा फील करो कि सीट पे नहीं बैठे हो, तुम हवा में बैठे हो, तो तुम्हें तुम्हारा वेट नहीं फील होगा. तुम्हारा वेट इसलिए फील हो रहा है क्योंकि तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन नहीं तो वी स्क्वायर इक्वल टू आरजी जब होगा तब गड़बड़ हो जाएगी. तब तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, तो मतलब तुम्हारा कांटेक्ट ही नहीं बचा सीट के साथ. तो कांटेक्ट नहीं बचा तो ये अब डेंजरस कंडीशन है. तुम हवा में हो, अब सीट तो तुम्हें खींचेगी नहीं. पर फिर भी mg तो एमजी भले खींचे लेकिन सीट नीचे, तो वही तो प्रॉब्लम है. सीट चली गई, एमजी नीचे. प्रॉब्लम है कि जस्ट कांटेक्ट नहीं बचा. हाँ, जस्ट कांटेक्ट नहीं बचा. तो इसीलिए वो सर ये जो बोल रहा है फेरिस व्हील का एक सीलिंग नहीं होता तो उसको सीलिंग तोड़ के कभी-कभी नहीं होता. स्पाइडरमैन नो वे होम देखा है उसमें नहीं था फेरिस व्हील पे. तो ये वी स्क्वायर आरजी ना याद रखो, काम आएगा आगे आगे. चलो, अब इसके नए नए अवतार हैं, इसके अलग अलग अवतार है. देखो कैसा अवतार है. अच्छा, अब मैं जाता हूँ, अब मैं आपको वापस ले जाता हूँ थोड़ा. ये आपको ना स्कूल में शायद पूछेंगे, इंटरव्यू में पूछेंगे. बोल ये है, इसका मटेरियल ये है कि mv स्क्वायर बाय आर होता क्या है.
इंटरव्यू में पूछेंगे Centripetal जॉब acceleration आता है Centripetal acceleration आता है नहीं आता नहीं मेरे को पूछे तो अच्छा है, मैंने पूरी डिटेल दी तो फार्मूला सब कुछ हमारी मॉड्यूल में था सर तो mv²/r बोले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या तो सेंट्रीपिटल फोर्स या तो रेडियल फोर्स, ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है। ये कोई फोर्स, तो ये क्या है? ये नहीं, ये क्या है? मतलब सर्कल अट्रैक्शन कैसे तो इसीलिए तो मैंने कहा था समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू ma है। तो ये कोई फोर्स है? नहीं नहीं नहीं, नेट भी ये क्या, ये है क्या? वैल्यू है, एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, एक टारगेट वैल्यू है। फोर्सेस यहाँ पे एक्चुअल ये है जो कौन, मतलब रियल फोर्स नेचर के क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, टेंशन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही चलो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्प्रिंग का फोर्स है। तो ये सारे रियल फोर्सेस है, इनका सम करोगे तो एक बाहर, एक अंदर, एक उधर, एक जो नेट फोर्स बचा उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी वैल्यू को हम बोलेंगे कि ये है भाई साहब, दिस इज नॉट अ फोर्स, सिमिलरली दिस इज नॉट अ फोर्स। तो ऐसा दिस इज अ वैल्यू, दिस हैज टू एडजस्ट to maintain this summation. So this value is adjusted as per this rule to maintain the equality of summation of whatever forces, है ना? NLM में ये है, सर्कुलर में ये है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स नहीं जब एफपीडी ड्रॉ करोगे, जेई में 2 बार सवाल 2 बार आया है, एफपीडी ऐसे ड्रॉ करके दिए और यहाँ पे ऐसे एफपीडी में एक फोर्स ऐसे दिखाया है, ऐसे करके बोले ये mv²/r और ये mg, तो ये तो गलत हो गया, ऐसे कोई फोर्स है ही नहीं, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं। हाँ? तो दिया था आपके एनएलएम में ही है, देखना आपके मॉड्यूल में भी एक है ऐसा। मॉडल तो बहुत एक तो खतरनाक है, उस पे आप खतरनाक हो जो टूट पड़े हो मॉड्यूल के ऊपर। नहीं हो रही तो आप, इसीलिए मैं चौंक गया था कि आप, इसीलिए आपका स्ट्रेटेजी फेलियर है यहाँ पे, ना आप प्रोजेक्टाइल कर पाए। प्रोजेक्ट याद हो गया पर फॉर्मूला मैंने लिखे ही नहीं किधर तुम नहीं, मैं नोटिस कर रहा था, जब पहले जब सिर्फ प्रोजेक्टाइल था ना तो आप बराबर मेरे आंसर कर रहे थे, जैसे जैसे एनएलएम में घुसे आपका ना ये रहा ना वो रहा, क्योंकि ज्यादा भाग रहे हो आप स्पीड से, स्कूल वाले भगा रहे, हम भी भाग रहे। स्कूल वाले तो सर मजा नहीं ऑटोमेटिकली चैप्टर 8 चालू हो गया, फ्लूइड चालू हो गया, फ्लूइड चालू हो गया, हे भगवान। फ्लूइड भी शायद खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, 4-5 दिन में फ्लूइड भी खत्म हो जाएगा, लेसन 9 भी चालू फ्लूइड तो काफी लंबा चैप्टर है, बहुत डेप्थ पे जाना पड़ता है उसमें। पोस्ट ऑफ फ्लो सारे चैप्टर ऐसे नहीं दे, फ्लूइड मैं पढ़ाऊंगा आपको, देखो कैसे चल रहे अभी, अच्छा चैप्टर धीरे धीरे। ऐसा किसने बोला आपको? ऐसा है? सर का वर्क पर है, वर्क पर अच्छा चैप्टर है। हां वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ठीक है ना? तो ये सारे चीजें हैं कि भाई ये आपका कोई फोर्स नहीं है। अच्छा, अब क्लीन वे क्या है आपको, ये तो पता ही था mv²/r। तो F, अब डायनेमिक्स है तो F क्या बोलोगे? समेशन ऑफ F रेडियल और इनवर्ड, क्योंकि अब डायनेमिक्स है। ये जो फोर्स तो हम लिखते हैं F इक्वल टू m, वो भी एक रियल फोर्स, वो एक नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, नेट समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो भी टेंशन है, स्प्रिंग है, सारे फोर्स का सम है वो। तो अब देखो, तो यहाँ पे सिर्फ हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो चलो इसके भी 1-2 सम करो, ये तो हो गया। अब करो ये बैठे बैठे, ये सब एनएलएम की बातें हैं। अब
100 आ रहा है भाई तो हाँ 100 आ रहा है ये चल डायरेक्ट ने करा है डायरेक्ट स्क्वायर देखो इसमें एक स्टैंडर्ड चीज है, अभी कहाँ गया मेरा रेसिपी बताऊंगा मैं। हमेशा y में यूजुअली ये होता है, y में कोई ज्यादा होता नहीं है। हाँ तो वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करना ज्यादा हाँ। difficult है। हाँ तो ये mg हो जाता है। अच्छा अब यहाँ पे देखो गोल गोल घूम रहा है, रस्सी से बंधा हुआ है, तो जो भी सेंट्रीपिटल कौन देगा, टेंशन ही देगा। तो टेंशन को इक्वेट कर दो सीधा, और टेंशन अकेला है तो T इक्वल टू एम स्क्वायर है। ठीक ऐसा है। अब आपको ये टॉप व्यू साइड व्यू समझ में आता है कि नहीं? जब 3D आएगा ना आगे आगे, तो टॉप व्यू से मेजॉरिटी ऑफ काम चलता है। चलो इसको करो, अच्छा है ये भी NLM की बात है। हाँ तो N इक्वल टू एम जी, और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन। अब जो नॉर्मल रिएक्शन तो मतलब ऐसा ग्रू है, ऐसे ऐसे एम स्क्वायर बाय खत्म। वॉल की टेंशन ही अंदर की तरफ खींच- टेंशन की जगह नॉर्मल रिएक्शन ने ले लिया। टेंशन भी ले जाए अरे करण सर ने बोला ना कि कभी-कभी नॉर्मल रिएक्शन टेंशन में नॉर्मल रिएक्शन टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन तो नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन उसको संभाल रहा है ये। हाँ जो वैल्यू थी वो ऐसे हम एडजस्ट कर रहे हैं। एम को हम लोग ने एमबी स्क्वायर में हम्म। और क्योंकि वो centripetal acceleration वो हाँ वो फोर्स कौन दे रहा है, तो बोले वॉल दे रहा है। वो वॉल नहीं होता तो निकल जाता वो। बाहर हम्म। तो पीछे वाला पेज कर सकते हैं। डाउट है बोल। एक ऐसे सिलेंडरिकल बॉडी है जिसका ऊपर कुछ है नहीं मतलब पूरा खाली है और नीचे भी खाली है और बीच में हमने एक बॉल रखा जैसे घुमा है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे? हाँ बीच में तो ऐसे ऐसे घूमेगी सिर्फ हम्म। और एक ही मतलब हाइट पे घूमेगी वो कांस्टेंट स्पीड है तो एक हाइट पे घूमेगी। और अगर हम वो सिलेंडर भी ऊपर ऐसे हिला रहा है तो क्या वो कांटेक्ट यूज करेगा बॉल? डिपेंड करता है कि दोनों के बीच फ्रिक्शन कितना है। और अगर कांस्टेंट स्पीड है कैसे ऐसे तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि वो ये सिलेंडर हाँ कांस्टेंट स्पीड से ऊपर ले जा रहे हो तुम। हाँ मतलब स्पीड तो कोई भी है बस हिला हिला जाएगा कि ऊपर ले जाएगा ऐसा नहीं है। कांस्टेंट स्पीड है तो नेट फोर्स तो वैसे भी उस पे zero अगर यूनिफॉर्म स्पीड से ले जा रहे हो तो कुछ असर नहीं होगा उसको, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो फिर बैलेंस करने पड़ेंगे सारे फोर्सेस, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज की तो वापस एक्सेलरेशन, तो सारे एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट फोर्स पे तो हो ही नहीं सकता बस ऐसे उसको ऐसे लेके जा रहा है ऐसे तो घूमेगा अब वो रेस्ट से कांस्टेंट पे लाने के लिए भी एक्सेलरेट करना पड़ेगा वही तो जर्क मारना पड़ेगा थोड़ा। जेयर में तो कांटेक्ट पुश कर दिया फिर गिर जाए डिपेंड करता है वो कैसे ले रहा है, कितना उसके पास इनफ एनर्जी है तो नहीं गिरेगा वो, बट इंस्टेंटेनियसली वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे और कांस्टेंट वेलोसिटी पे अगर ले लिया इंस्टेंटली तो कोई प्रॉब्लम। हो गया, ये हो गया। विदाउट फ्रिक्शन में ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती